नमस्कार, इकॉनमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर हमारी नजर रहती है। मैं हूं अजय मिश्र। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइंस पर। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली मौद्रिक नीति का ऐलान शुक्रवार सुबह 10 बजे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास करेंगे प्रेस को संबोधित। फरवरी की बैठक में लगातार छठी बार ब्याज दरों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल के बयान और मिडिल ईस्ट में संघर्ष के बीच सोना लगातार चौथे दिन तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। चांदी भी 2 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंची। अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला भारत में अपने प्लांट लगाने की तैयारी में इस महीने भेजेगी अपनी टीम। गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का कर सकती है दौरा। फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से आई खबर। और सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन आज शानदार बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। कल कारोबार के आखिर में नुकसान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। तो इन टॉप लाइंस के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से इकॉनमी टुडे में और बताते हैं कि क्या कुछ है आज की बड़ी खबरें। अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे अमीर अरबपतियों की लिस्ट जारी कर दी है। मैगजीन में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अकेले ऐसे एशियाई उद्योगपति हैं जो $100 बिलियन क्लब में शामिल है। मुकेश अंबानी की कुल दौलत $116 अरब हो गई है, जो पिछले साल $83 अरब के स्तर पर। फोर्ब्स की इस लिस्ट में भारतीय अरबपतियों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिला है। साल 2023 में भारत में कुल अरबपति उद्योगपतियों की संख्या 169 थी, इस साल बढ़कर के 200 हो गई है। भारतीय अरबपतियों के नेटवर्थ में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। लिस्ट के मुताबिक भारतीय अरबपतियों की कुल संपत्ति अब $954 अरब हो गई है। पिछले साल यह संपत्ति $675 अरब और साल 2022 में $750 अरब के स्तर पर थी। फोर्ब्स की भारतीय अरबपतियों की लिस्ट में अदानी ग्रुप के गौतम अडानी दूसरे नंबर पर सबसे अमीर इंसान है। उनके पास $84 अरब की संपत्ति है। ग्लोबल लेवल पर अडानी 17वें नंबर पर है। फोर्ब्स की लिस्ट में भारत की सबसे अमीर महिला की बात की जाए तो सावित्री जिंदल का नाम आता है, जो भारतीयों की लिस्ट में चौथे नंबर पर है। दुनिया भर में वो 46वें नंबर पर है। फोर्ब्स की इस नई लिस्ट में 25 नए भारतीय शामिल हुए हैं। इसमें मेदांता हॉस्पिटल के नरेश त्रेहान, कॉइंस टेक्नोलॉजी के संस्थापक रमेश कोनेकन्नन और लैंडमार्क ग्रुप के रेणुका जगतियानी का नाम भी शामिल है। पिछले कई सालों से सरकार के प्रयासों के चलते कर संग्रह में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के चेयरमैन संजय अग्रवाल का कहना है कि बीते साल 2023-24 में इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 14,84,000 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से खासा अधिक रहा। अग्रवाल ने क्षेत्रीय कर अधिकारियों को लिखे एक सम्मान पत्र में कहा कि समाप्त वित्त वर्ष में रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह से अप्रत्यक्ष कर संग्रह संशोधित अनुमान से खासे अंतर से अधिक रहा है। उन्होंने कर अधिकारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह उपलब्धि न केवल व्यावसायिकता को दर्शाती है, बल्कि सीबीआईसी समुदाय के भीतर टीम वर्क और दृढ़ता की ताकत को भी रेखांकित करती है। सीबीआईसी प्रमुख ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल जीएसटी संग्रह एक मील का पत्थर है और ये पिछले साल के संग्रह से 11% ज्यादा है। इस साल फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट में सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य बढ़ा करके 19,45,000 करोड़ रुपए कर दिया था, जबकि जीएसटी, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क सहित अप्रत्यक्ष करों के लिए लक्ष्य 14,84,000 करोड़ रुपए किया था। संशोधित अनुमान के मुताबिक 2023-24 के लिए सकल कर संग्रह का लक्ष्य 34 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। और अब बाजारों की बात। गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत से ही संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि आज भारतीय बाजारों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। गिफ्ट निफ्टी 22,649 के स्तर पर खुला, 94 अंक ऊपर। और आज सेंसेक्स और निफ्टी की ओपनिंग में भी इसी तरह की तेजी दिखाई दी। सेंसेक्स 402 अंक ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआती कारोबार में 400 से ज्यादा अंकों की बढ़त दिखाई दी और कुछ इसी तरह की तेजी दिखाई दी। निफ्टी में 124 अंक ऊपर आज निफ्टी खुलता हुआ दिखाई दिया। टॉप गेनर्स आज के जो प्रमुख इंडाइसेस जहां पर तेजी दिखाई दे रहे हैं उनकी ओर ले चलते हैं। एचडीएफसी बैंक 2.5% से ऊपर, एनटीपीसी 2% से ऊपर, हिंडाल्को, पावर ग्रिड और एक्सिस बैंक में खासी तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। जहां पर थोड़ा सा नुकसान है निवेशकों को, उनमें इंडसइंड बैंक, सन फार्मा, ब्रिटानिया, एसबीआई और सिप्ला शामिल है।
अमेरिकी बाजारों में तेजी है। डाउ जोन्स फ्यूचर 57 अंकों पर, S&P 500 8 अंकों पर, नैस्डैक में 30 अंकों की बढ़त दिखाई दे रही। फ्यूचर्स बाजार में ये भाव रहे। दूसरे यूरोपीय बाजारों की बात करें तो वहां भी तेजी का रुख जारी है। लंदन के बाजार फ्लैट, फ्रांस में 23 अंकों की तेजी, जर्मनी के डैक्स में 84 अंकों की तेजी नजर आ रही है। एशियाई बाजारों में देखें तो जापान के बाजार में अच्छी खासी बढ़त दिखाई दे रही है, 649 अंकों की बढ़त। हैंगसेंग में गिरावट है, लेकिन दक्षिण कोरिया का कॉस्पी आज तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। क्रूड ऑयल का भाव करीब $90 प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है, जिसका अनुमान एजेंसियों ने काफी पहले लगाया था और इस पर हमारी निगाह रहेगी। लेकिन इस वक्त अगर हम बाजारों की बात करें तो बाजारों में अच्छी खासी तेजी दिखाई दे रही है। बीएसई हेल्थ केयर को छोड़ दें तो हेल्थ केयर के अलावा बाकी जो इंडाइसेस हैं वो इस वक्त फायदे के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी सी जो तेजी थी 400 अंकों की, वो नीचे गिरती हुई 205 अंकों पर इस वक्त सेंसेक्स कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब बात करते हैं आज के फोकस की। साल 2023-24 में भारतीय रेलवेज का शानदार प्रदर्शन रहा है। इस अवधि में न केवल रेलवेज की आमदनी का एक नया रिकॉर्ड बना, बल्कि सुविधाओं के नजरिए से भी यह साल काफी बेहतरीन साबित हुआ है। आइए देखते हैं। भारतीय रेलवेज की सफलता के नए कीर्तिमान बनाने का सफर लगातार जारी है। एक और भारतीय रेल मेक इन इंडिया पर फोकस के साथ साथ यात्रियों की ईज ऑफ ट्रेवलिंग पर लगातार सुधार कर रहा है, तो दूसरी ओर बुनियादी ढांचे के निर्माण पर भी फोकस साफ नजर आता है। साल 2023-24 में रेलवेज की कुल कमाई 2,56,000 करोड़ रुपए को पार कर गई। बीते वित्त वर्ष के दौरान 1,591 मिलियन टन माल ढुलाई का भी नया रिकॉर्ड बना। रेलवेज ने अपनी माल ढुलाई और आमदनी के संशोधित अनुमान को भी पार कर लिया है। हर दिन 14.5 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण हुआ और साल भर में 7,188 किलोमीटर का काम पूरा हुआ। साथ ही नए ट्रैक्स और मौजूदा ट्रैक के दोहरीकरण का भी आंकड़ा 3,500 किलोमीटर पर पहुंच गया। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय रेलवे की इन उपलब्धियों पर लिखा है, भारतीय रेलवे तेज विकास के पथ पर। आगे जाते हुए रेलवे का फोकस अब वंदे भारत के स्लीपर कोच के विकास पर है। साथ ही उत्तर पूर्व के राज्यों और जम्मू कश्मीर में रेल नेटवर्क बेहतर करने पर भी फोकस नजर आएगा। साल 2024-25 के अंतरिम बजट में 2.55 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो बीते साल के मुकाबले 33% ज्यादा है। इस रकम से रेलवे के 3 नए कॉरिडोर्स और 40,000 पुराने डिब्बों को वंदे भारत ट्रेन के सुविधाजनक कोच में बदला जाएगा। अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। और इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं प्रोफेसर मनोज चौधरी, जो कि उपकुलपति हैं गतिशक्ति विश्वविद्यालय के इस खास प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब वक्त निकालने के लिए। बधाई आपको, आपके रेलवेज परिवार को कि इतना शानदार साल रहा, न केवल आमदनी के लिहाज से बल्कि सुविधाओं के भी लिहाज से। इसकी वजह क्या है? क्या ऐसा बदलाव आया कि लगातार हम देख रहे हैं 2022 के बाद बजट भी बढ़ रहा है और सरकार का फोकस भी? मेन चीज है कि एक फोकस और क्लियर डायरेक्शन के साथ में जब चीजें इंप्लीमेंट की जाए, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी नीयत भी साफ है और हमारे काम करने का तरीका और विजन भी बिल्कुल क्लियर है। जब विजन क्लियर है और एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी के अनुसार ही चले तो रिजल्ट तो अपने आप आते हैं। और जैसा कि पिछले 5-7-10 वर्षों में हमने देखने को मिला है कि रेलवे बहुत तेजी से प्रगति के दौर पे गुजरा है और तेजी से आगे इसलिए बढ़ रहा है कि हमने टेक्नोलॉजी एडॉप्शन भी किया है। हमने नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए एक क्लियर फोकस के साथ में, क्लियर प्रायोरिटीज के साथ में आगे बढ़े हैं। जैसे रेलवेज की प्रायोरिटी हम सभी को मालूम है कि पैसेंजर्स के लिए कन्वीनियंस हो, सेफ्टी हो और माल ढुलाई में ज्यादा से ज्यादा रेलवे का योगदान हो, उसके लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाने हो, रेलवे स्टेशन का विकास हो, हमारे ट्रैक्स का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नए ट्रैक लेंथ बिछाए जाए। तो हर एक जो भी मीट्रिक हम लोगों ने रेलवे मंत्रालय ने बनाई है, जैसा कि हम सभी लोग भारतीय उस पर गर्व महसूस करते हैं कि हम उस तय किए हुए लक्ष्य को हासिल भी कर रहे हैं और तेजी से उसके एक्सीड भी कर रहे हैं। तो ये पूरे नए भारत का एक पहचान है कि आज नया भारत अपने टारगेट और गोल भी खुद तय करता है और अपनी पोजीशन को क्लियरली एडवोकेट भी करता है, एडवांस भी करता है। सर, अगर हम थोड़ा सा
फोकस की बात करें तो आपने कहा कि हम मेक इन इंडिया और टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब हम जो कोचेज़ हैं या रोलिंग स्टॉक्स हैं उसका निर्माण स्वयं भारत में कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ कोचेज़ का एक्सपोर्ट भी हम कर रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का हमने देखा कि बजट रोलिंग स्टॉक के लिए तय किया गया इंटरिम बजट में। इससे और तेज़ी मिलने की उम्मीद है। तो ये कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा इस पूरे इकोसिस्टम को लेकर के? और अगर हम ग्लोबली, चूंकि आपका एक्सपोजर काफ़ी ग्लोबल है, ग्लोबली अगर हम compete करने की कोशिश करें तो हमारे रोलिंग स्टॉक्स जो हम बना रहे हैं वो कैसे कंपेयर करते हैं आप बाकी देशों से? क्योंकि अभी हम नई टेक्नोलॉजी पे सभी जगह फोकस कर रहे हैं। अगर हम भारत के करंट स्टेटस को ही देखें तो करीबन हमारे पास में करीबन 15,000 लोकोमोटिव हैं, करीबन 85,000 कोचेस हैं, करीबन 3.5 लाख वैगन हैं। तो हम जिस तरह से कोचेज, जो कि आपने बताया कि पुराने कोचेज की टेक्नोलॉजी के बजाय नए कोचेज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, नए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हम बना रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ अगर हम 100% बढ़े हैं तो उस तरीके से उनको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भी बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा भी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन इंट्रोड्यूस करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो उस हिसाब से देखें तो भारत के अंदर में जो हम लोकोमोटिव्स बना रहे हैं, जो भी रोलिंग स्टॉक्स हम लोग इस समय बना रहे हैं, we are very confident that we will actually become a country that exports many of these things to another countries. दूसरी बात यह है सर कि जब हम पैसेंजर एमिनिटीज़ की बात करते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है क्रॉस सब्सिडाइजेशन का, जिसमें हम माल ढुलाई से ज़्यादा पैसे कमाते हैं और यात्रियों को सुविधा देने का प्रयास करते हैं। अब जो फोकस नज़र आ रहा है ये ट्रेंड कैसा है? इकोनॉमिक्स, क्या ये एक अच्छी इकोनॉमिक्स है इस तरह के चीज़ें करना, या फिर आप देख रहे हैं इसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है आगे जाते हुए? भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। भारत का फोकस हमेशा से इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ रहा है इस सरकार का। अगर आप देखें तो अगर हम उस हिसाब से देखेंगे तो हमें न सिर्फ हमारे टॉप ऑफ द क्लास सिटीजन्स हैं उनका ध्यान रखना है, हमें भारत की उस पॉपुलेशन का भी ध्यान रखना है जिनके लिए रेलवे एकमात्र माध्यम है एक जगह से दूसरी जगह जाने का। तो अगर हम समावेशी सामंजस्य सोच बनाकर इंक्लूसिव ग्रोथ की तरह आगे बढ़े तो सरकार का ये फोकस बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ हम माल ढुलाई के अंदर में रेलवे के परसेंटेज शेयर को हम आगे बढ़ाएं, जो 27-28% हम किस तरह से उसको आने वाले 6-7 साल में उसको 45% तक बढ़ाएं ताकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो। पर साथ साथ हमें अपनी इंटायर पॉपुलेशन का ध्यान भी रखना है। तो भारत सरकार की जो सोच रही है, जो हमने सारे क्षेत्रों में देखा है, सिर्फ रेलवे में ही सारे क्षेत्रों में देखा है कि किस तरह आखिर से आखिर भीड़ में खड़े इंसान को भी हम साथ लेके आगे चले और एक तरह से इंक्लूसिव ग्रोथ करके आगे बढ़े। तो मुझे लगता है ये एक सही तरीका है 140 करोड़ भारतीयों को आगे बढ़ाने का, और विकसित भारत के निर्माण में हम सभी भारतीयों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी को साथ लेके चलने का सरकार का जो तरीका है, मुझे लगता है बिल्कुल सही तरीका है। और सर, ये जो इंटीग्रेशन हम देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट के अलग अलग जो आयाम हैं, जो हम एक अप्रोच देख रहे हैं कि रेल के साथ रोड नेटवर्क को कनेक्ट करना, पोर्ट को कनेक्ट करना, जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं उनके साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना, ये जो अप्रोच है उसको किस तरह से आगे ले जाने की ज़रूरत है? और जिस तरह से आपने कहा कि लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी आने की उम्मीद है, तो उसमें रेलवेज का योगदान आप किस तरह से देखते हैं? तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में जो कुछ चीजें होती है, जैसे एक होता है मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसका काफी बड़ा योगदान होता है। जैसे आज की तारीख में अगर आप देखें तो करीबन रेलवे और वाटरवेज सबसे चीपेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स है। सामान को एक जगह से दूसरी ले जाने के लिए रेलवे और वाटरवेज सबसे चीप है। इन कंपैरिजन रोड के थ्रू अगर हम लेते जाते हैं करीबन 2.5 गुना ज्यादा कॉस्ट आता है। तो सीधी साधी अगर आम भाषा में हम सोचें तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा सामान अगर हम रेलवे के थ्रू ले जा सके तो नेचुरली जो है कॉस्ट एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने की, माल ढुलाई की कम होगी। और उसको हम करने के लिए, जैसे कि पूरे माल ढुलाई के क्षेत्र में भारतीय रेलवे का करीबन 27% शेयर था, उसको हम तेजी से जो मिशन 2030 के अंतर्गत आगे बढ़ा के प्लान में 45% तक पहुंचाने के लिए 3 या 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए। पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाना, जैसे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कंप्लीट हो चुका, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बहुत तेजी से प्रगति पे है और कंप्लीट होने ही वाला है। तो एक चीज हुआ ये। दूसरा हुआ कि हम लोग क्या चीज है जो ढुलाई कर रहे हैं, जैसे हम कोल कर रहे हैं, जैसे हम सीमेंट कर रहे हैं, हम मिनरल्स कर रहे हैं। तो जहां पे वो चीज जहां से जानी चाहिए उसके नियरेस्ट जगह से हम लोग उसको कैसे ढुलाई करके जहां पे जरूरत पड़े वहां ले जा सके। तो इसलिए जो आपने बात कही कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी हो गया। जैसे समुद्री मार्ग से मान लो कोई सामान भारत में अंदर आया, तो अंदर जब समुद्री मार्ग में
किसी पोर्ट पे आया तो वहां से जहां पे जरूरत है उसको ले जाने के लिए हमें पोर्ट के आसपास में हाईवे भी होना चाहिए, पोर्ट के बिल्कुल नजदीक में अंदर में रेलवे स्टेशन भी होना चाहिए, रेलवे नेटवर्क भी होना चाहिए, ताकि हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह सुगमता से और सरलता से और तेजी से पहुंचा सके। तो इसके लिए मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की जो थॉट प्रोसेस है वो भी यही है कि मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन को इंकरेज किया जाए। तीसरी चीज जो इस अंतरिम बजट में भी, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कि हम लोग रेल सागर परियोजना के थ्रू कैसे रेलवेज को पोर्ट से जोड़ रहे हैं, किस तरह से हम तीन तीन इकोनॉमिक नए कॉरिडोर्स कॉरिडोर्स, बना जी रहे हैं जी जिसमें जी। मिनरल्स, एनर्जी और सीमेंट के लिए अलग अलग तरीके से काम हो। तो अगर हम इन तीनों चीजों को देखें मिला के, तो रेलवे एक फोकस के थ्रू, एक स्ट्रेटेजी के तहत ज्यादा से ज्यादा सामान जो कि हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जो सबसे ज्यादा शेयर है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एज पर स्ट्रेटेजी काम कर रहे हाँ, हैं। तो इसलिए मुझे जी पूरा, तीसरी चीज, जी। अगर हमें डेडिकेटेड फ्रेट के लिए ट्रेन चलानी है और हमें भी पता है माल ढुलाई के लिए हमें ज्यादा वजनदार ट्रेन चाहिए होती है, तो हमारे ट्रैक भी उस हम्म। लोड बीयरिंग कैपेसिटी के हों। जैसे 25 टन कैपेसिटी के लिए आजकल हम ट्रैक को किस तरह से बिछा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सामान ट्रैक के ऊपर कैरी किया जा सके। तो सब चीजों के अंदर, भले ट्रैक में हो, भले फ्रेट कॉरिडोर्स बनाने से हो, भले इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाने हो, भले गति शक्ति टर्मिनल्स, हम जो कार्गो टर्मिनल्स बना रहे हैं उसके थ्रू हो, तो सारी एक स्ट्रेटेजी के तहत यूनिडायरेक्शनल एक अप्रोच हम जो लगा रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल व्यू लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, एक कॉन्सेप्ट आता है रेलवेज में ऑपरेटिंग रेशियो का, कहा जाता है कि आप 1 रुपये कमाने के लिए कितना खर्च कर रहे हैं। वो एक पैमाना होता है कितनी एफिशिएंसी है रेलवेज में। 98 के आसपास मेरे ख्याल से, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, चल रहा है ये ऑपरेटिंग रेशियो। एक वक्त में ये 100 से ऊपर हो गया था। आइडियल ऑपरेटिंग रेशियो क्या होना चाहिए भारतीय रेलवे के लिए, इमर्जिंग इकॉनमी जिस तरह से हम 2047 की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या ये कंसर्न है या फिर एफिशिएंसी के लिहाज से हमारा डायरेक्शन सही है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, रेलवे ही नहीं, अगर आप देखें किसी भी कंपनी का, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन मांगे, कंपनी ग्रुप के दो फेज होते हैं। एक होता है ग्रोथ फेज। जब हम ग्रोथ फेज के अंदर में होते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है कि हम किस तरह अपनी कैपेसिटी को ऑगमेंट करें, किस तरह अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाएं। जैसे इस साल ही अगर हम देखें तो हम लोगों ने करीबन 648 करोड़ भारतीय लोगों ने रेल का सफर किया है, जो लास्ट ईयर के मुकाबले ऑलमोस्ट करीबन 50 करोड़ ज्यादा है। तो जब हम स्केल को बढ़ा रहे होते हैं, जब हम ऑपरेशंस को बढ़ा रहे होते हैं, तो हमारा पहला फोकस ग्रोथ पे होना चाहिए। एफिशिएंसी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो जो हमें हर समय ध्यान में रखनी है। बट हम पहले ही दिन से सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी का अगर फोकस करेंगे तो हमारा ग्रोथ कैन बी वन ऑफ द पैरामीटर। तो हमें ग्रोथ और एफिशिएंसी दोनों को साथ में रख के आगे बढ़ना। प्रोफेसर साहब, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। और हम लोग बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में कहते हैं कि एक रेलवेज़ पे हर दिन हम लोग एक ऑस्ट्रेलिया सफ़र करता है। और इतना बड़ा नेटवर्क है, शायद दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में शामिल है भारतीय रेलवेज़, और इसकी प्रगति देश की प्रगति के साथ सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इकॉनमी टुडे में वक्त देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं। आरबीआई की पॉलिसी, जो कि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली मॉनेटरी पॉलिसी होगी, उसकी बैठक का आज दूसरा दिन है। कल ये बैठक शुरू हुई थी। 3 से 5 अप्रैल तक जो बैठक चल रही है, अहम फैसले लिए जाएंगे, जिसका ऐलान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कल यानी 5 अप्रैल को जारी करेंगे। बैठक के बाद की प्रेस वार्ता कल दोपहर 12 बजे होगी। इससे पहले फरवरी में आयोजित वित्त वर्ष की अंतिम बैठक में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट में लगातार छठी बार कोई बदलाव नहीं किया और अभी ये 6.5% पर स्थिर है। तो कल के इस बड़े ऐलान पर हमारी निगाह रहेगी। 10 बजे ही हम स्पेशल कवरेज आपके लिए लेकर के आएंगे कि ब्याज दरों को लेकर के क्या बड़ा फैसला किया। और आरबीआई का एक एक स्टेटमेंट भारत के इकॉनमी के लिए काफ़ी मायने रखता है। और चूंकि ये फाइनेंशियल ईयर का पहला स्टेटमेंट होगा, इसलिए पूरे साल की रूपरेखा क्या कुछ रहने वाली है आरबीआई के लिहाज से, ग्रोथ रेट के लिहाज से, महंगाई के लिहाज से प्रोजेक्शंस क्या होंगे, ब्याज दरों की क्या स्थिति होगी, क्या पहली बार आपको अगले क्वार्टर में या दूसरे तीसरे क्वार्टर में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करें, लेकिन कल 10 बजे तक आपको इंतजार करना होगा। उधर जो बुलियन मार्केट है, अंतर्राष्ट्रीय सोने का बाजार, उसमें भी लगातार खबरें आ रही हैं। मिडिल ईस्ट में जो संघर्ष चल रहा है और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों पर जो ताज़ा बयान आया है, उसके बाद सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $2300 प्रति औंस के स्तर को पार कर गया। फरवरी महीने से ही सोने में यह तेजी का सिलसिला लगातार जारी रहा है। चांदी की कीमत $27.33 प्रति औंस के स्तर को
पार कर चुकी। और अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी दूसरी खबरों पर फटाफट अंदाज में। सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के जरिए संयुक्त अरब अमीरात को अतिरिक्त 10,000 टन प्याज के निर्यात की इजाजत दी है। सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब ईद का त्योहार नजदीक आ रहा है। DGFT द्वारा जारी किया गया यह आदेश 14,400 टन प्याज के अतिरिक्त होगा, जिसे पहले 1 मार्च को संयुक्त अरब अमीरात में निर्यात करने की इजाजत दी गई थी। वित्त वर्ष 2023-24 में निजी क्षेत्र को आवंटित कोयले का उत्पादन 14.7 करोड़ टन तक पहुंच गया है। निजी क्षेत्र को कैप्टिव यानी अपने इस्तेमाल के लिए और वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए कोयला खदान दी गई थी। सरकारी बयान में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 के 11.6 करोड़ टन की तुलना में वित्त वर्ष 24 में 27% कोयले का अधिक उत्पादन हुआ। भारत और मलेशिया के बीच संपर्क बेहतर बनाने के लिए मलेशिया एयरलाइंस और इंडिगो ने कोड शेयर साझेदारी के लिए प्रारंभिक समझौता किया है। इंडिगो की ओर से जारी बयान के अनुसार दोनों एयरलाइन के बीच समझौता लोगों को मलेशिया और भारत के बीच निर्बाध यात्रा के अधिक विकल्प प्रदान करने में मदद करेगा। मलेशिया एयरलाइंस वर्तमान में भारत के 9 प्रमुख केंद्रों के लिए 71 साप्ताहिक उड़ानें संचालित करती है। भारत में मारुति सुजुकी ने एक और रिकॉर्ड बनाते हुए अपने 40 साल 4 महीने के सफर में 3 करोड़ वाहनों के उत्पादन का जबरदस्त आंकड़ा हासिल कर लिया है। भारत में 3 करोड़ कारों का प्रोडक्शन दर्ज करने के बाद कंपनी के लिए भारत दूसरा सबसे बड़ा मार्केट बन गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 8 अप्रैल से 4 नए सूचकांकों को लॉन्च करने का ऐलान किया है। ये सूचकांक कैपिटल मार्केट और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों सेगमेंट में लॉन्च किए जाएंगे। इन 4 सूचकांकों में निफ्टी टाटा ग्रुप 25% कैप, निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, निफ्टी 500 मल्टी कैप इंफ्रास्ट्रक्चर और निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर शामिल हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी ने गुजरात के विशाल खावड़ा सौर पार्क में 2000 मेगावाट की सोलर कैपेसिटी स्थापित की है, जिससे वह 10,000 मेगावाट से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। IT क्षेत्र के दिग्गज HCL टेक ने ऐलान किया कि उसने उद्योग समाधान निर्मित करने और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए गूगल क्लाउड के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार किया है। इसके तहत HCL टेक 25,000 इंजीनियरों को गूगल जेमिनी पर प्रशिक्षित करेगी। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने सरकार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल 2,033 करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश दिया है। कंपनी ने बयान में कहा है कि उसने 554 करोड़ रुपए, 832 करोड़ रुपए और 647 करोड़ रुपए की 3 किस्तों में लाभांश का भुगतान किया है। तो ये थी कुछ कारोबार जगत की सुर्खियां। इकॉनमी टुडे को समाप्त करने से पहले बाजारों पर एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। और जिस तरह से हमने देखा था कि आज शुरुआती कारोबार में 400 से ज़्यादा अंकों का उछाल सेंसेक्स में देखा गया था। बहुत सारे एनालिस्ट ये सोचते हैं कि अब ये करेक्शन की समाप्ति हो चुकी है और अब यहाँ से बाजार तेजी की ओर बढ़ेंगे। इलेक्शंस भी हमारे सामने हैं और जो चुनाव के नतीजे हैं वो बाजारों पर काफ़ी असर डालने की उम्मीद रखते हैं। इस वक्त हम देखें तो सेंसेक्स बिल्कुल फ्लैट कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और निफ्टी एक बार फिर से नेगेटिव टेरिटरी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो तेजी थी, क्या वो टेम्परेरी तेजी थी, वो एक समझने वाली बात है। 132 अंक की बढ़त BSE सेंसेक्स में, निफ्टी 354 अंक। ये काफ़ी उतार चढ़ाव का जो आज का दौर है उस पर हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर यही है कि जो शुरुआत हुई थी 400 अंकों की, उसमें अब गिरावट दिख रही है। इस वक्त निफ्टी नेगेटिव टेरिटरी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और ग्लोबल मार्केट से जो लगातार संकेत हमें मिल रहे थे उसके अनुसार जो भारतीय बाजारों में आज शुरुआती तेजी दिखाई दी है उसमें बैंक करीब 0.84% ज़्यादा ऊपर कारोबार करते हुए दिखाई दिए। आज बैंक निफ्टी करीब 358 अंक ऊपर कारोबार कर रहा था। BSE हेल्थ स्मॉल कैप की बात करें तो उसमें आधे फीसदी की तेजी दिखाई दी, 222 अंक के ऊपर कारोबार कर रहा था। मिड कैप में 0.3 अंकों की तेजी दिखाई दी थी। ऑटो में गिरावट नजर आ रही है, 21,531 का स्तर दिखाई दिया। कैपिटल गुड्स में बढ़त है लेकिन फ्लैट कारोबार वहां दिख रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 44 अंकों की गिरावट है। FMCG में भी गिरावट और हेल्थ केयर सेक्टर में भी गिरावट नजर आ रही है। BSE ऑयल एंड गैस भी आपने देखा होगा $90 प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया, प्रेशर में दिखाई दे रहा है। मेटल्स में आधे फीसदी की तेजी है और जहां पर ज़्यादा एक्शन दिखाई दे रहा है उसमें HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, रिलायंस और इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स हैं, उसमें काफ़ी गतिविधि दिखाई दे रही है। एक बार फिर से NTPC आज का चैंपियन है। निफ्टी में 2.4% की गेन के साथ ये कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। HDFC में भी 2.25% की बढ़त है। पावर ग्रिड में भी करीब 0.25% की बढ़त दिखाई दे रही है। हिंडाल्को और अदानी एंटरप्राइजेज में भी 1 से 1% की बढ़त दिखाई दे रही है। हीरो मोटोकॉर्प दूसरी तरफ
प्रेशर में दिखाई दे रहा है। श्रीराम फाइनेंस, सन फार्मा, इंडसइंड बैंक और HCL बैंक भी इस वक्त प्रेशर में नजर आ रहा है, जहां पर शुरुआती कारोबार में गिरावट है। तो फिलहाल इकॉनमी टुडे के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।